हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आज है आपका सेशन 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्रीज सूडान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, युगांडा। इन चारों में से कौन कौन सी कंट्रीज सूडान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये है आपका सूडान, ये है इधर रेड सी। अभी हमने 2 सेशंस पहले पढ़ा था कि रेड सी किन किन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। कमेंट करके तो बताइए ज़रा कि रेड सी किन किन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है सूडान। सूडान के आसपास हमें कौन कौन सी कंट्रीज दिख रही हैं। इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया एंड एरित्रिया। आपको कहीं पे भी युगांडा दिख रहा है। ये इसके साथ सूडान के साथ तो बॉर्डर अपना शेयर नहीं कर रहा है, ना ही कॉन्गो कर रही है। कॉन्गो ये रही। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्गो नहीं कर रही, इजिप्ट कर रही है, इथियोपिया कर रही है, युगांडा नहीं कर रही। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? सी 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा कथन सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में सही है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला, इसे जापान में अडॉप्ट किया गया था। दूसरा, ये ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो कि 2005 से लेकर 2015 तक एप्लीकेबल थी, उसका एक सक्सेसर अग्रीमेंट है। यानी कि ह्योगो फ्रेमवर्क था 2005 से लेकर 15 तक, और उसके बाद जब ये खत्म हो गया तो आ गया सेंडाई फ्रेमवर्क। ऑप्शन 3, ये ओजोन डिप्लेशन के से संबंधित है। आपको बताना है सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो एक बार पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये अडॉप्ट किया गया था सेंडाई में, जो कि एक जगह का नाम है जो कि जापान में है। ये कब कब अडॉप्ट किया गया था? थर्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के दौरान। कहाँ पे हो रही थी? जो कि सेंडाई में, जो कि है जापान में। ये ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो है ये 2005 से लेकर 2015 तक थी, और उसके बाद 15 साल के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को लाया गया है। तो ये हो गया 2015 से लेकर 2030 तक सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया। ये अपनी मेंबर स्टेट्स के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो ये कहता है वो मेंबर स्टेट्स को फॉलो करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कोई एक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंतर्गत जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनका प्राइमरी काम क्या है कि अपनी कंट्रीज के अंदर जो भी डिजास्टर हैं उनके रिस्क को पहचानना और उस रिस्क को जितना हो सके मिटिगेट करना या फिर कम करना। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, UNISDR, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इट वॉज अडॉप्टेड इन जापान, सही। सेंडाई एक जगह है जापान में। इसका ये ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन का सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट है, सही। ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है? नहीं। किससे रिलेटेड है? डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो सही क्या हो गया? ऑप्शन 1 and 2 ओनली, सी। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है इन कथनों में से ऑगस्ट ऑफर के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। आपका पहला ऑप्शन है कि ऑगस्ट ऑफर में ये प्रपोजल दिया गया था कि एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी वॉर के बाद, यानी कि कुछ भी ये मेंशन नहीं है कोई टाइमलाइन की वॉर के बाद कब। एक वॉर के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को तुरंत के तुरंत विदाउट एनी डिले एक्सपेंड कर दिया जाएगा। ये ऑगस्ट ऑफर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑगस्ट ऑफर को डेड एज अ डोरनेल कहा था। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन ऑगस्ट ऑफर के बारे में सही हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ऑगस्ट ऑफर के बारे में समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। बात है 1939 की, 1939 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होते ही कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो भी प्रोविंसेस में बनी हुई थी सबने रिजाइन कर दिया था। क्यों? क्या विवाद था? उनका प्रॉब्लम ये था कि उनसे बिना पूछे ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया को धकेल दिया था। तो इससे खिन्न होकर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अपनी अपनी प्रोविंसेस से रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन कर दिया तो अब मुद्दा हुआ कि ठीक है रिजाइन तो कर दिया, लेकिन क्या था कि जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, आईएनसी के जो भी मेंबर्स थे, उनके मन में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था। क्यों?
क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो ब्रिटिशर्स एक फैसिस्ट रिजाइम के अगेंस्ट लड़ रहे थे। फैसिस्ट रिजाइम क्या थी? इटली, जर्मनी, जहां पर की डिक्टेटरशिप चल रही थी, उनके अगेंस्ट, जहां पे मुसोलिनी और हिटलर जैसे जो डिक्टेटर थे वो राज कर रहे थे। तो इसलिए उनके अगेंस्ट क्योंकि ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, इसलिए आईएनसी के मेंबर्स में इनके लिए एक पॉजिटिव कॉर्नर था, और यही पॉजिटिव कॉर्नर गांधी जी के मन में भी था। इसीलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस टाइम पे कोई भी ऐसा मूवमेंट लॉन्च किया जाए जिससे कि ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हो। तो ये किसी भी मास प्रोटेस्ट के अगेंस्ट थे। हालांकि जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि भाई यही सही टाइम है, इसी टाइम पे वार करो, मतलब वो जो नहीं कहते हैं कि तब वार करो जब लोहा गर्म हो। तो सुभाष चंद्र बोस जी यही कह रहे थे कि अभी ब्रिटिशर्स परेशान है, अभी ऑलरेडी ये वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी है, इस समय अगर इनके ऊपर वार करेंगे, इस समय अगर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ जाएंगे तो हमें मिल जाएगी इंडिपेंडेंस तुरंत। वहीं जवाहरलाल नेहरू जी का क्या कहना था कि हमें ब्रिटिशर्स पे वार भी नहीं करना, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक सेंटिमेंट था ब्रिटिशर्स को लेके, लेकिन हमें आजादी भी चाहिए। तो इनका कहना था कि ऐसा करो, हमें आजादी दे दो, हमें आजादी दे दो, हमें कहो कि तुम हमें आज आजादी दे दोगे, अभी आजादी दे दोगे या वॉर के बाद आजादी दे दोगे, हमें एक पर्टिकुलर डेट बता दो, हमें तब आजादी दे दोगे और हम तुम्हारा वॉर में फुल सपोर्ट कर देंगे। तो इसके लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने ऑगस्ट ऑफर, जो कि ये इस टाइम पे वाइसरॉय थे 1939-40 के टाइम पे, तो इन्होंने ऑगस्ट ऑफर रखा। उन्होंने ऑगस्ट ऑफर में क्या कहा कि एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी वॉर के बाद, जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया के लिए वो है डोमिनियन स्टेटस, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज की बात इन्होंने नहीं करी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, बल्कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा इंडिया को। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को तुरंत तत्काल प्रभाव से एक्सपेंड कर दिया जाएगा, जिससे कि ज्यादा इंडियंस होंगे और व्हाइट कम होंगे उसमें, और एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाई जाएगी। अब जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, भैया हम बात कर रहे हैं तुमसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की, और तुम हमें क्या कह रहे हो, डोमिनियन स्टेटस दोगे। डोमिनियन स्टेटस की बात तो भाई हमने 1929 में ही छोड़ दी थी, तभी हमने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कर दिया था, तुम अभी क्या ये डोमिनियन स्टेटस देने की हमें बात कर रहे हो। तो इन्होंने तुरंत ऑगस्ट ऑफर को क्या कह दिया कि दिस प्रपोजल इज डेड एज डोरनेल, इसमें कोई भी जीवित बात ही नहीं है, ये पूरा मृत है ऑफर। क्यों मृत है? क्योंकि जो तुम बात कर रहे हो वो हम 1929 में छोड़ चुके हैं, आज से 11-12 साल पहले हम ये चीज छोड़ चुके हैं जो तुम अब बोल रहे हो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऑप्शन 1, एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी वॉर के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, सही। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल तुरंत के तुरंत एक्सपेंड कर दी जाएगी, सही। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना, सही। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे डेड एज डोरनेल बोला। तो सही ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 4, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिवर राकस लेक से ओरिजिनेट करती है। आपके ऑप्शंस हैं सतलज, चिनाब, झेलम या फिर इंदस। आपको बताना है राकस लेक, जो कि मानसरोवर लेक पे है, जो कि है तिब्बत में। आपको बताना है सतलज, इनमें से कौन सी रिवर राकस लेक से ओरिजिनेट करती है। आपका सही ऑप्शन है ए, सतलज। एक बार मैप देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है इंडिया का मैप, ये है आपका तिब्बत का रीजन जिसमें है ये मानसरोवर लेक, और यहाँ पे है राकस लेक जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, सतलुज रिवर। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ए, सतलुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल असम के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है। आपके ऑप्शन है ए 371A, बी 371B, सी 371C या फिर डी 371D। आपको बताना है असम के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में इनमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है। तो सही आंसर क्या है? बी 371B। कैसे याद करेंगे? वो गाना सुना होगा आपने, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस बी में असम का जिक्र है। चलिए एक बार सारे 371 के आर्टिकल्स देख लेते हैं। 371 महाराष्ट्र गुजरात की बात करता है, ए नागालैंड की बात करता है। इनको ना छोटी छोटी ट्रिक से याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने कैसे याद किया मैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। आपको अगर अपना कुछ समझ में आया तो आप वैसे कर लीजिए, बट इन्हें याद जरूर कर लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। अनाग, एक नाग है उसको क्या लिखेंगे? अनाग।
बी बेबी को बेस पसंद है। सी क्या देखने की कोशिश करते हो, सी क्या करना चाहते हो, मनी, जितना ज्यादा मनी उतना अच्छा, तो सी क्या करना चाहते हो, मनी। डी और ई आंध्रा और तेलंगाना से रिलेटेड है, डी ई आंध्रा और तेलंगाना। एफ सिक्किम से रिलेटेड है। जी और ये जी मिजोरम का जी और जी। एच जैसे अरुणाचल प्रदेश है वैसे हिमाचल प्रदेश है, तो एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करता है। जे के एल एम जे एंड के, तो ये कर्नाटका की बात करता है जे। और आई गो मैं जाती हूँ, आई गो क्या, आई गोवा के बारे में बात करता है। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में टकरा सकते हैं, किसी भी पेपर में टकरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 368 में, ये किस पार्ट के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं पार्ट 18, पार्ट 19, पार्ट 20 या फिर पार्ट 21। सही ऑप्शन है सी पार्ट 20। किसके बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। 18 किसके बारे में बात करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, इमरजेंसी आपको पता है 3 प्रकार की है, किस किस आर्टिकल में लिखी हुई है, 352, 356 और 360। पार्ट 19 किसके बारे में बात करता है, मिसलेनियस। और पार्ट 21 किसके बारे में बात करता है, स्पेशल एंड टेम्परेरी प्रोविजंस। अब ये और पिछला क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक्ड है, तो आपको पिछले क्वेश्चन के लिए ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जो 371 आर्टिकल हमने डिस्कस किया है ये किस पार्ट के अंडर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि पार्लियामेंट अगर ये चीज समझती है कि कोई भी ऐसा चीज इस नेशनल इंटरेस्ट में है तो वो स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है, यानी कि लॉ बना सकती है, प्रोवाइडेड कि उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि वो रेजोल्यूशन किसके द्वारा पास होना चाहिए और कितनी मेजोरिटी से। आपके ऑप्शंस हैं, ए उसे लोकसभा ने पास करना चाहिए विद सिंपल मेजोरिटी। ऑप्शन बी उसे लोकसभा ने पास करना चाहिए विद मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, मतलब 2/3 बहुमत के साथ अगर लोकसभा पास कर दे इस रेजोल्यूशन को तो पार्लियामेंट ऐसे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है। ऑप्शन सी राज्यसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर दे तो ऐसा हो सकता है, या फिर राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से इसे पास कर दे तो ऐसा हो सकता है। तो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए, आर्टिकल 249 ये आता है राज्यसभा की स्पेशल पावर्स के अंदर। राज्यसभा की स्पेशल पावर आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा समझती है कि ऐसा कोई भी स्टेट सब्जेक्ट जो कि अगर उस पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट करे और तो, अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो उस पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट यानी कि लॉ बना सकती है, तो राज्यसभा उसको 2/3 बहुमत से अगर पास कर दे तो पार्लियामेंट ऐसे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है इनमें से कौन सा रूलर अशोक के पिलर को मेरठ से दिल्ली ले आया था। आपके ऑप्शंस हैं, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ये मेरठ और तोपारा दोनों जगहों से अशोक के पिलर्स को दिल्ली ले आया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन इनमें से किन के बीच लड़ा गया। आपके ऑप्शंस हैं, ए हुमायूं एंड शेरशाह, बी बाबर एंड राणा सांगा, सी मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान या फिर डी मोहम्मद गौरी एंड राणा सांगा। सही ऑप्शन है सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। ऐसे ही 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरायन हुआ था इन्हीं दोनों के बीच जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को आंखें अंधा करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
फर्स्ट सेंसस, पहली बार सेंसस इनमें से किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड रिपन या फिर डी लॉर्ड लिटन। इनमें से किसके कार्यकाल में पहली बार सेंसस कराया गया? सही ऑप्शन है ए लॉर्ड मायो। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड मायो का कार्यकाल था 1869 से लेके 72 तक। इनके कार्यकाल में दो इंपॉर्टेंट काम हुए। एक तो पहला सेंसस हुआ है 1871 में। दूसरा, ये एक लौते ऐसे वॉइस रॉय थे जो कि अपने कार्यकाल के दौरान अंडमान एंड निकोबार में मार दिए गए थे। लॉर्ड रीडिंग, इनका कार्यकाल था 1921 से लेके 1926 तक। इनमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज हुई थी वो हुआ था मोपला रिबेलियन 1921 में। कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके तो बताइए मोपला रिबेलियन किसके बीच हुआ था और क्यों हुआ था। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल था 80 से लेकर 84 तक। ये एक ऐसे एकमात्र वाइस रॉय थे जिनके अंदर इंडियंस और इंडिया के प्रति काफी संवेदना थी। इन्होंने कुछ अच्छी चीजें करी। इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में भी ये भी लॉर्ड रिपन के द्वारा के टाइम पर ही हुई थी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रिपन ने क्या कह दिया था कि ये आपको बताना है कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जजेस से रिलेटेड है, आर्म्स से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में बहुत फायदा होगा। और जो लॉर्ड लिटन थे, इनके टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस चीज क्या हुई थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिनसे प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो चलिए, इसके साथ आपके सारे आज के 10 क्वेश्चंस समाप्त हुए। अगर आपको लगता है कि इन सेशन से आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेशंस को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, आगे पहुंचाइए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपको भी इससे फायदा होता रहे। थैंक यू।